वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से ज़ोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और नाइन्थ क्लास के मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आज आपके लिए जो थ्योरम लेके आया हूँ बेटा, वो सर्कल चैप्टर में हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वो थ्योरम है भाइयों, देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो देखिए बेटा, मैंने क्या स्टेटमेंट बोला। तो अपना स्टेटमेंट क्या है दोस्तों कि अगर हमारे पास तीन पॉइंट कैसे हैं, नॉन कोलिनियर, अगर तीन पॉइंट नॉन कोलिनियर है मेरे भाइयों, तो उनसे सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट की कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर से क्या मतलब है। तो बच्चों, मैं पहले ऑलरेडी आपको क्लासेस में बता चुका हूं कि अगर आपसे बोला जाए कोलिनियर पॉइंट्स, तो कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में अगर अपन बात करेंगे ना, तो दो पॉइंट के बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं। कोई से भी दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, हमने इनको मिला दिया, ये कोलिनियर हो गए। एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, इनको मिला दिया, ये कोलिनियर हो गए। तो जब भी पॉइंट्स की कोलिनियरिटी के बारे में बात होती है, तो हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। तो थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं बेटा? जब वो एक ही लाइन पे हो। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो हम इनको बोलेंगे मेरे भाइयों क्या? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। अब कहानी ये है कि अगर हमारे पास तीन पॉइंट कैसे हो, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होना चाहिए कि वो एक ही लाइन पे नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी मैंने कहीं और ले लिया। ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जाके कहीं पे एक पॉइंट है सी। तो बेटा, अगर इन तीनों पॉइंट से मैं बात करूँ ना, तो सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। और मैं इस थ्योरम को अभी प्रूव करके भी दिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिकली पूरा प्रूव करके दिखाऊंगा, पूरा सर्कल वगैरह बना के पूरा प्रोग्राम करके आपको दिखाऊंगा। तो पहले तो ये याद रखना कि अगर पॉइंट कैसे हो, कोलिनियर हो या नॉन कोलिनियर हो, तो पहले उस चीज पे फोकस करेंगे। अगर पॉइंट कैसे हैं बेटा? नॉन कोलिनियर है। तो तीन पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर है, तो इन तीनों पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। पहली बात तो ये कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। अब कोलिनियरिटी की बात करूं तो उस कंडीशन में क्या होगा, पहले तो उससे पहले बता देता हूं बेटा। अगर एक ही पॉइंट है, अगर प्लेन में मेरे पास एक ही पॉइंट है, तो उससे इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। तो थ्रू वन पॉइंट इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी ड्रॉन। इस पॉइंट को लिख लेना आप, एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल जो है वो ड्रॉ हो सकते हैं। और थ्रू गिवन टू पॉइंट्स, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं दो पॉइंट से एक ही सर्कल जाएगा। दो पॉइंट से भी बेटा इनफाइनाइट सर्कल जो है वो पास हो सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा। एक सर्कल तो हमने ऐसे बना दिया, मैं चाहूँ तो एक सर्कल ऐसे बना सकता हूँ, चाहूँ तो एक सर्कल इस तरीके से बना सकता हूँ। तो ऐसे में कई सारे सर्कल जो है वो दो पॉइंट से क्या कर सकता हूँ बेटा? पास कर सकता हूँ। तो अगर हमारे पास प्लेन में दो पॉइंट गिवन है, और मैंने आपसे बोल ही दिया कि अगर कोलिनियरिटी और नॉन कोलिनियरिटी के बारे में बात चलेगी, तो कभी भी एक पॉइंट और दो पॉइंट के लिए नहीं चलेगी, तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स के लिए ऐसा काम होगा। एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं। इन द सेम मैनर given 2 points इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी ड्रॉन। एक पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल जा सकते हैं, दो पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल जा सकते हैं। लेकिन अगर अब कहानी तीन पॉइंट के बारे में आ जाए, तो तीन पॉइंट के बारे में आते ही पहले तो क्या कहना पड़ेगा कि पॉइंट कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है। अगर पॉइंट आपके नॉन कोलिनियर हैं, तो ऐसी कंडीशन में तो बेटा एक सर्कल पास हो सकता है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो, जैसे ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ए बी सी, कोलिनियर का मतलब तीनों एक ही लाइन पे आने चाहिए। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए, तो बेटा इनसे एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो किसी ने ए से बनाया तो यहाँ से निकल जाएगा, वो बाहर रह जाएगा। किसी भाई ने ऐसे करके बनाया तो बी और सी से निकल जाएगा, तो ए इधर रह जाएगा। कोई भाई अगर बड़ी रेडियस लेके ऐसा सर्कल बनाता है कि ए से निकल जाए, सी से निकल जाए, तो बी अंदर रह जाएगा। तो इसका मतलब अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है ना, एक ही लाइन पे हैं, तो एक भी सर्कल उनसे ड्रॉ नहीं हो सकता। नो सर्कल विल पास, no circle will pass through given three collinear point, through given three collinear
पॉइंट्स। मतलब अगर पॉइंट्स मेरे कोलिनियर हैं, अगर मेरे तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो एक भी सर्कल पास नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे तीनों गिवन पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं तो एक सर्कल मेरा बेटा यहाँ पे पास होगा। अब वो कहानी आप देखिए किस तरीके से होगा, मैं आपको बता देता हूँ पूरा प्रूव करके। इसका जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, आपको ऐसे समझ में आएगी मेरी सारी कहानी। मैंने क्या किया बेटा, मैंने प्लेन में 3 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट तो बेटा मैंने ये लिया, एक पॉइंट मैंने ये लिया, इसका नाम लिख दिया ए, इसका नाम लिख दिया मैंने बेटा बी, और यहाँ पे मैंने बच्चों एक पॉइंट ले लिया सी। ये 3 पॉइंट ले लिए मैंने मेरे भाइयों, जो कि क्या है, नॉन कोलिनियर है, एक ही लाइन पे नहीं आ रहे। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, मुझे प्रूव करना है कि इन तीनों पॉइंट से एक ही सर्कल पास होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैंने ए को बी से ज्वाइन किया, तो कुछ कंस्ट्रक्शन जो मुझे करना है, ज्वाइन ए बी। फिर मैंने बेटा बी को सी से ज्वाइन किया, ए टू बी और बी टू सी, ज्वाइन ए बी एंड बी सी, ये हो गया मेरा प्रोग्राम। उसके बाद क्या किया बेटा मैंने, उसके बाद मैंने ये जो आपको दिख रहा है लाइन सेगमेंट ए बी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। सब कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इस ए बी का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा बेटा, आपको पता है मोर देन हाफ ओपन करूंगा, एक आर्क यहाँ कट करूंगा, एक आर्क यहाँ कट करूंगा। सिमिलरली बी से कहानी होगी, बी से भी सेम पिक्चर, एक आर्क के कट होगा, एक आर्क के कट होगा। इनको बच्चों में ज्वाइन कर दूंगा, इनको मैं ज्वाइन कर दूंगा मेरे दोस्तों। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये हमारे ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब क्या करना है बेटा, अब ये इधर जो BC दिख रहा है, BC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो बेटा ये BC दिख रहा है, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, वही मोर देन हाफ ओपन करूंगा, कर लिया। और यहाँ से बच्चों एक आर्क इधर कट हुआ, वहाँ से एक आर्क इधर कट होगा। सिमिलरली यहाँ से एक आर्क इधर कट करूंगा, एक आर्क बच्चों यहाँ से यूँ कट करूंगा। अब इन दोनों को भी मुझे क्या कर देना है दोस्तों, मिला देना है। ये मिलाया, आगे लेके चला गया। मैंने देखा कि इन्होंने इवेंचुअली फाइनली यहाँ पे जाके कट किया, ये इसका है और ये इसका है। तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने एक दूसरे को बच्चों यहाँ पे कट किया। थोड़ा डार्क शो कर देता हूँ इसको, इस वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया, थोड़ा और डार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने, ठीक है। इसका नाम आप दे दीजिए LM, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और इसका नाम दे दीजिए बच्चों आप RS। RS जो है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और LM जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट का हम नाम लिख देते हैं बच्चों O। तो इस पॉइंट के बारे में हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, अब आएगा आपको ओरिजिनल मज़ा। किसी भी लाइन सेगमेंट का बच्चों, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है AB, इस लाइन सेगमेंट का अगर आपने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, कर दिया साहब, तो बेटा ऐसी कंडीशन में इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आप कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने बोला कि ये पॉइंट P है, तो दैट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट। आई मीन टू से दैट PA इक्वल टू PB, ये होता है। अगर पॉइंट वहाँ नहीं लेके यहाँ ले लिया Q पॉइंट, तो मैं बोलूँगा AQ इक्वल टू BQ। दिस इज द थ्योरम जो आप इसको अप्लाई करेंगे। एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। तो मैं इसको लिख देता हूं ताकि आप लोग याद रख पाएंगे। तो यहां पे जो लॉजिक लगाने वाला हूं वो है, सिंस एवरी पॉइंट ऑन perpendicular bisector of any line segment, on any line segment, every point on perpendicular bisector of any line segment is always equidistant from the end points, from the end points of that line segment, उस लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं
उस लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स है उनसे हमेशा वो पॉइंट क्या रहेगा मेरे भाइयों, इक्विडिस्टेंट रहेगा, बराबर डिस्टेंस पे रहेगा। इसका मतलब इस लाइन सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट क्या है, ए और बी, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आर एस, उस पर एक पॉइंट आ रहा है बच्चों ओ, तो ये ए और बी इस ओ से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब ओ ए बराबर OB. This implies that OA equal to OB. This is my equation number 1. OA equal to OB. Similarly, इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है और इस पे भी O लाई कर रहा है। Similarly, O lies. Similarly, O lies on perpendicular bisector of BC. BC के भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। Hence, O is equidistant from B and C. I mean to say that OB equal to OC. Similarly, OB equal to OC. This is my equation number 2. कहानी ये हो गई OA OB के बराबर, OB OC के बराबर। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से गजब का रिजल्ट मिल गया कि तीनों बराबर, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। इसका मतलब O is equidistant from AB and C. Hence O is equidistant. Hence O is equidistant from vertices AB and C. From वर्टाइसेस ए बी सी। ओ जो है ए से बी से और सी से बराबर डिस्टेंस पे है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो इन तीनों से बराबर डिस्टेंस पे है। तो अगर इस पॉइंट ओ को सेंटर लेके, अगर इस पॉइंट ओ को सेंटर लेके, पूरी बात लिखता हूँ, टेकिंग ओ एज ए सेंटर, इस पॉइंट ओ को सेंटर लेके, टेकिंग ओ एज अ सेंटर, इस ओ को सेंटर लेके और ओ ए के इक्वल रेडियस ओपन करके, ओ ए के इक्वल ओपन करूंगा तो बात तो वही हो गई, ओ ए बोलो ओ बी बोलो ओ सी बोलो, बात तो एक ही है। टेकिंग ओ एज अ सेंटर एंड ओ ए एज अ रेडियस, वी ड्रॉ a circle. Taking O as a center, taking O as a center and OA as a radius, and OA as a radius, we draw a circle. जैसे ही हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, clearly it passes, clearly it passes through A, B and C. कहानी खत्म। Clearly it passes through A, B and सी। जैसे ही हम इस ओ को सेंटर लेंगे और ओ ए के इक्वल रेडियस ओपन करेंगे तो हमारी कहानी क्लियर हो जाएगी। क्या कि जैसे इस ओ को सेंटर लिया और ओ ए को रेडियस लिया और हमने सर्कल बनाना स्टार्ट किया, तो हमारा जो सर्कल है ना मेरे भाइयों, वो ए से भी जाएगा, बी से भी जाएगा और सी से भी जाएगा। इस तरह की कहानी करता हुआ हमारा सर्कल बन जाएगा। ये हो गई बेटा हमारी कहानी ओवर, और ये हो गई हमारी थ्योरम ओवर। तो ये एक अकेली ऐसी थ्योरम है जिसका मैं आपको जो प्रूफ दे रहा हूँ बेटा, वो कैसा है, कंस्ट्रक्शनल प्रूफ है पूरा। अपने को पूरा कंस्ट्रक्शन करके देखना पड़ता है। तो ये हमारी यहाँ की कहानी बच्चों। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपके पास बेटा कुछ अच्छे क्वेश्चंस और लेके आ रहा हूँ। ये मेरे भाइयों स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे अपन ने बहुत सारी थ्योरम्स कर ली है, अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ आज के प्रोग्राम में। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कोड इज 10 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा हमारे को एक सर्कल दे रखा है, ये सर्कल है, शानदार बनाता हूँ बेटा सर्कल, सर्कल बनाने के लिए फेमस हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ये एक सर्कल बनाया हमने, इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है बेटा, 13 सेंटीमीटर। तो पहले तो मैंने बोला ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और रेडियस 13 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कोड। तो यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि इस सर्कल की कोई सी भी एक कोड, मैंने ये कोड बना दी बेटा, इस कोड का मैंने नाम लिख दिया ए बी। तो इस सर्कल की ये जो कोड है ये आपको मैंने दे रखी है बेटा कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू मैंने आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगी बेटा, ओ को आप ए से मिला दो चाहे बी से मिला दो, कहीं पे भी मिला दो, वो आपकी रेडियस है। तो मैं ओ को ए से मिलाऊं तो वो भी 13 है,
और मैं ओ को बी से मिलाऊं तो वो भी 13 है। कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। इस कोड की सेंटर से डिस्टेंस बतानी है। आपको मैंने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बता रखा है कि कोड की सेंटर से डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसका नाम लिख दिया मैंने ओपी। मुझे ओपी फाइंड आउट करना है, मुझे ओपी फाइंड आउट करना है। और मुझे ए बी पता है कितना 10 और मुझे ओ ए पता है 13। तो बेटा मेरा तो काम हो गया। कैसे? मैंने जो सबसे पहली थ्योरम पढ़ी थी शानदार वाली, सर्कल के सेंटर से कोड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कोड को बाइसेक्ट करता है। अब ये थ्योरम्स आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में। मैं यहाँ पे सीधा सीधा आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताता जाऊँगा कि सर्कल के सेंटर से कोड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो हमें पता लग गया P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। P भैया ए बी का मिड पॉइंट हो गया। P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। P अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो ए बी कितना है बच्चों? 10। ए बी 10 है तो ये भी 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। अब इस वाले ट्राइंगल ए पी ओ, इसमें पाइथागोरस लगा दो और ज़िंदगी के मज़े ले लो। इन ट्राइंगल ए पी ओ ट्राइंगल में आप क्या बोलेंगे कि ये एंगल 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। इन ट्राइंगल ए पी ओ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। हम बोलेंगे ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। तो ये तो रहा ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ ए कितना है बेटा? 13 का स्क्वायर कर देंगे 169। ए पी कितना है बच्चों? 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। ओ पी कितना है? ओ पी जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि मुझे करना ही यही था। तो ओ पी को ओ पी रहने दो, क्योंकि इस कोड की सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है, दैट इज़ ओ पी। 169 में से 25 को माइनस कर दीजिए। 169 माइनस 25 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, दैट इज़ 144। तो मुझे पता लग गया ओ पी स्क्वायर 144 है। ओ पी स्क्वायर 144 है, इसका मतलब ओ पी 12 है। और प्लस का ही 12 लेंगे, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। वरना हमें ये तो पता है कि अगर हम ओ पी निकालेंगे तो प्लस माइनस 12 आएगा, लेकिन फिर भी प्लस 12 भी लेना है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओ पी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड द क्वेश्चन इज ओवर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आपके सरकारी किताब में नहीं दे रखे बच्चों, तो कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आज आपको, जिनमें बहुत मजा आएगा। तो एक क्वेश्चन तो ये है, बड़ा सीधा सा है। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ बेटा। तो भाइयों स्क्रीन पे क्वेश्चन तैयार हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो देखिएगा, बहुत सिंपल है। इन फिगर ओ इज द, ये मैंने आपके सामने बच्चों सर्कल बना दिया। पहले तो फिगर को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपके पास सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, और यहाँ पे मैंने आपकी बार 2 कोड बनाई है और दोनों कोड भाइयों पैरेलल है। तो पैरेलल वाली कहानी आप बहुत अच्छे से याद रखना। आपको बताता हूँ, ये फिगर तो बाद में एक्सप्लेन करूँगा, उससे पहले यहाँ देखिएगा। ये मैंने सर्कल बनाया, ये सर्कल का सेंटर है। अगर मैं कोड्स बना रहा हूँ तो पैरेलल कोड मैं कैसे भी बना सकता हूँ बेटा। जैसे मैंने ये कोड बनाई एक, इसके पैरेलल मैंने ये बना दी, ठीक है। इस कंडीशन में पता है मैं क्या बोलता हूँ, दोनों कोड जो है वो सेंटर के एक ही तरफ है। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊंगा ना, उसमें कोड्स क्या करूंगा, सेंटर के एक उस तरफ एक इस तरफ, अपोजिट साइड्स पे। अभी इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि दोनों कोड जो है वो पैरेलल तो है, लेकिन दोनों सेंटर के एक ही साइड पे है। एक ही साइड का मतलब दोनों के दोनों उस तरफ है। मैं चाहता तो ऐसे भी तो बना सकता था। तो इसको बोलते हैं कोड्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर बट दे आर पैरेलल। आई कहानी समझ में? तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर मैं सेम साइड पे बोल रहा हूँ तो बेटा फिर मैं कोड ऐसे बनाऊंगा। और मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ ना अगर, तो फिर बेटा मुझे एक फिगर दिया जाएगा, मुझे एक फिगर ऑलरेडी गिवन होगा। क्यों? क्योंकि मुझे अगर फिगर गिवन है तो फिर मैं उसी को देख के काम करूंगा, और अगर फिगर गिवन नहीं है ना तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसलिए गलतियाँ ना हो, एरर ना हो, ऑलरेडी क्वेश्चन में फिगर दे दिया गया है। तो ये बात तो आप पहले याद रखना कि अगर आपको 2 कोड दे रखी है और पैरेलल दे रखी है तो उसकी कहानी क्या होती है, या तो वो दोनों सेंटर के एक ही साइड पे हो या वो दोनों सेंटर के अपोजिट साइड पे हो। उस हिसाब से हमारा फिगर बनता है। यहाँ पे ऑलरेडी फिगर दे दिया, बोला कि भैया कोड ए बी कोड सी डी के पैरेलल है और दोनों सेंटर के एक ही साइड पे दिखा रखी है फिगर में। तो ये पैरेलल तो है इसके, कहानी क्लियर। आगे देखिए ए बी मैंने आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। जो छोटी वाली जो कोड है वो 6 सेंटीमीटर है। और एक और कमाल का रिजल्ट बताऊंगा मैं आपको। देखिए ये कोड जो है सेंटर से बहुत दूर है। जैसे जैसे कोड सेंटर के पास आती जाती है कोड की लेंथ बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि कोड सेंटर से जो कोड निकल जाएगी वो डायमीटर बन जाता है, और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। तो जैसे जैसे ये कोड इधर की तरफ ट्रांसफर होती जाएगी, जैसे अगर कोई कोड यहाँ से बनाता तो वो इससे बड़ी आती,
तो सी डी ऑब्वियसली ए बी से क्या बच्चों बड़ी है। तो देखिए ए बी 6 है तो सी डी हमारी कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। सी डी हमारे को 8 दे रखी है, ठीक है ना। ये हो गई हमारी कहानी। द कोड विच इज़ नियरर टू द सर्कल इज़ द ग्रेटर। ऐसी कोड जो सर्कल के पास होती है वो ज़्यादा ग्रेटर होती है। कॉन्सेप्ट ये होता है। तो देखिएगा हमसे बोला गया है कि ओ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ओ पी ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ओ से सी डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ओ क्यू। ऐसा होते हैं बेटा, थ्योरम लग गई। सर्कल के सेंटर से कोड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड को बाइसेक्ट करता है। तो ओ पी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, इसलिए पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दिस इंप्लाइज दैट, और थ्योरम लिखनी है दोस्तों, थ्योरम लिखनी है बच्चों यहाँ पे आपको, है ना। तो ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, इसलिए रिजल्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मुझे ए पी पता लग गया। ए पी कितना पता लग गया, ए पी मुझे पता लग गया ए बी का हाफ 3, ए पी 3 और पी बी भी 3, इसलिए ए पी की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है। सेम कहानी ओ क्यू परपेंडिकुलर सी डी, ओ क्यू परपेंडिकुलर सी डी, दिस इंप्लाइज दैट Q is midpoint of CD. Q is midpoint of CD. इसका मतलब Q जो है CD का midpoint है। इसका मतलब जो CQ है ना, CQ, वो CQ CD का हाफ है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो बेटा CQ आ गया मेरे पास 4 सेंटीमीटर। अब आप देखिए आपको पता लग गया CQ कितना हो गया बच्चों, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी कहानी कि हमारे पास यहाँ पे आ चुका है बच्चों CQ कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो पहले तो इस सी को ओ से मिला लो ताकि आपको पता लग जाए कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद इस ओ को, इसको भी आप किससे मिला लो, ए से, ताकि आपको पता लग जाए यहाँ पे कि भैया ये भी क्या है, रेडियस है। तो सी को ओ से मिलाओ चाहे ओ को ए से मिलाओ, बात तो एक ही है। तो ये 5 है तो ये भी कितना आ गया बेटा, 5। अब आपकी कहानी मज़ेदार होने वाली बेटा। देखिए आपको पता लग गया ये कितना है, 5 है, और आपको पता लग गया बेटा यहाँ पे ए पी ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें आपको ए पी पता लग चुका है। देखिएगा इन ट्राइंगल ए पी ओ ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ। ये 5 है तो बेटा ये भी 5 है डेफिनेटली, क्योंकि सर्कल की रेडियस है। तो इन ट्राइंगल ए पी ओ, ये एंगल 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो मैं क्या बोलूँगा, ओ ए स्क्वायर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ ए क्या है बच्चों, सर्कल की रेडियस है जो कि 5 है, 5 का स्क्वायर 25। ए पी मैंने अभी फाइंड आउट किया है कितना बेटा, 3। तो 3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ पी जो है वो मुझे नहीं पता, मुझे क्या निकालना भाइयों, मुझे पी क्यू निकालना है। तो पहले ओ पी को ओ पी छोड़ देता हूँ, ओ पी स्क्वायर। 25 में से 9 को माइनस करूँगा 16 आएगा। तो ओ पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो गया होगा कि ओपी की वैल्यू आ गई 4। ओपी की वैल्यू आ गई बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया बच्चों, 4 सेंटीमीटर। तो ओपी तो 4 सेंटीमीटर मिल चुका है, और ओ क्यू मुझे ऑलरेडी कितना पता था, ओ क्यू ये रहा मेरे भाइयों, ये रहा। यहाँ से मैंने इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो ओ क्यू है, और यहाँ से यहाँ तक जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मेरे भाइयों वो मुझे कितना पता है, वो मुझे पता है ओ पी आ गया है 4। लिखते हैं हम एक एक करके, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं मेरे दोस्तों। तो ओपी तो आ चुका है 4। तो भाइयों यहाँ पे ओपी तो आ चुका है 4। तो जब इस वाले ट्राइंगल एपीओ में अपन ने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो उसकी हेल्प से तो अपन ने ओपी निकाल लिया। अब ऐसे ही इधर ये जो ट्राइंगल बन रहा है बेटा कौन सा, ओ सी क्यू। इन ट्राइंगल ओ सी क्यू, इस वाले ट्राइंगल में वापस अपन क्या लगा देंगे बेटा, पाइथागोरस। तो पहले तो एक बार पाइथागोरस लगानी इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, जहाँ पे अपने को मिल रहा है ए ओ पी। एक बार इधर ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया इसमें पाइथागोरस लगानी है। जैसे इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा आपके बारे 90 डिग्री ये है, इसके अपोजिट वाला हाइपोटेनस ओ सी स्क्वायर। तो इसमें बोलूँगा ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। ठीक है। ओ सी कितना बेटा, वही सर्कल की रेडियस 5, 5 का स्क्वायर 25। ओ क्यू जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है, तो ओ क्यू को ओ क्यू स्क्वायर ही रहने दूंगा। सी क्यू मैंने अभी रिसेंटली निकाला था, सी क्यू इस सी डी का क्या है बच्चों, हाफ है, तो वो कितना था 4 था, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 16।
25 में से 16 जाएगा, 9 बचेगा, 9 इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। तो हमें पता लग गया ओ क्यू की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। कहानी हो गई क्लियर। ये ओ क्यू आ चुका है मेरे पास 3 सेंटीमीटर और ये ओ पी मेरे पास आ चुका है 4 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है पी क्यू। तो देखिए प्रैक्टिकली देखिए, ये फिगर बनाता हूँ। यहाँ पे पॉइंट है पी, यहाँ पे है हमारे सर्कल का सेंटर O और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट Q। अगर मुझे पी क्यू निकालना है तो मैं इस ओ पी में से इस ओ क्यू को माइनस कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे क्या निकालना है? पी क्यू। तो पी क्यू निकालने के लिए मैं ओ पी में से ओ क्यू को माइनस कर दूंगा। तो देखिए पी क्यू इक्वल टू, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कोड्स ए बी एंड सी डी। दिस इज द डिस्टेंस। एक कोड ए बी है, एक कोड सी डी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आ चुकी है बेटा ये। तो पी क्यू निकालने के लिए ओ पी में से ओ क्यू को माइनस कर देते हैं। ओ पी माइनस ओ क्यू। तो पी क्यू इक्वल टू ओ पी कितना है बेटा? 4 है और ओ क्यू कितना है? 3। 4 माइनस 3, पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द क्वेश्चन इज ओवर। देखिए कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, मैंने आपसे कहा था ना। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी बेटा खत्म हुआ। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पे, जो बिल्कुल इसी से सिमिलर है। उसमें मैं क्या करूँगा बेटा, कोड जो है ना, जैसे इसमें दोनों कोड एक ही तरफ लिए, उसमें एक कोड इधर लूँगा, एक कोड इधर लूँगा, ठीक है। वो स्क्रीन पे आने वाला बच्चों। थर्ड क्वेश्चन भी आपके लिए स्क्रीन पे तैयार हो चुका है। इसमें कहा गया है इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिगर अभी मैंने बनाया नहीं, आपके सामने बनाता हूँ पूरा। इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये एक सर्कल बना दिया, ये हमारे सर्कल का सेंटर है दोस्तों ओ। कहा जा रहा है इस सर्कल की रेडियस 5 है, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, ओ क्यू परपेंडिकुलर सी डी और ए बी पैरेलल सी डी। मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, दो कोड दे रखी है, एक ए बी एक सी डी है। लेकिन इस क्वेश्चन में पता है मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों कोड सेंटर के अपोजिट साइड पे ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन में मुझे दिया गया है जो कोड है, पहली कोड वो यहाँ बना रखी है ए बी, फर्स्ट कोड यहाँ बना रखी है बच्चों ए बी, और सेकेंड कोड इधर बना रखी है मेरे दोस्तों सी डी। तो ये जो ए बी है ये सी डी के क्या है भाइयों, पैरेलल है। ये ए बी पैरेलल दे रखा है किसके, सी डी के। और देखिए ए बी छोटी है इसलिए मैंने सेंटर से थोड़ी दूर बनाई, और सी डी बड़ी है इसलिए मैंने सेंटर के थोड़ा क्लोज बनाया। अभी आपको बताया भी था मैंने। कहा जा रहा है वही सेम पिक्चर हमारी पुरानी वाली जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको करके दिखाई थी। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर रखा है। तो ओ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चों, क्या, ओ पी। ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ पी, और इसी ओ से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ किया जिसका नाम है बच्चों ओ क्यू। तो ओ पी तो परपेंडिकुलर है ए बी पे और ओ क्यू परपेंडिकुलर है सी डी पे। उसके बाद कहा जा रहा है ये जो कोड है ए बी ये 6 सेंटीमीटर है। अगर ये टोटल 6 है तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3 सेंटीमीटर। अभी आपको रिसेंटली बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो थ्योरम वही है, सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कोड को बाइसेक्ट करेगा प्रोग्राम। तो बेटा ये 3 सेंटीमीटर आ गया। इधर सेम पिक्चर, ये सी क्यू कितना आ जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर भी, आपको सारी बातें लिखनी है। इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको बाइसेक्ट किया, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको बाइसेक्ट किया। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन पी क्यू। अरे वही पुराना क्वेश्चन हो गया, एज इट इज़, कुछ भी नहीं करना। डिटरमाइन पी क्यू, अब की बार पी वहाँ है क्यू यहाँ है, वही सेम काम। पहले ज्वाइन ओ ए, ओ को ए से ज्वाइन कर दो, ये कर दिया ज्वाइन ओ ए। एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, क्या, ए पी ओ। ज्वाइन ए ओ करते हैं, एक ट्रायंगल बन गया इन ट्रायंगल ए पी ओ। इसमें वही पाइथागोरस लगानी है बेटा, पाइथागोरस लगानी है। रेडियस 5 पता ही है, तो ओ ए मुझे कितना पता है, 5 पता है। तो वही सेम पिक्चर क्या लिखूँगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ ए कितना है बेटा, 5 है, 5 का स्क्वायर 25। सेम पिक्चर चलेगी। ए पी कितना है बेटा, 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ओ पी स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा। ओ पी स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई। दिस इम्प्लाइज दैट ओ पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओ पी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। ये ओ पी मुझे मिल चुका है 4 सेंटीमीटर। जो काम मैंने ऊपर किया वही काम अब मैं यहाँ नीचे करने वाला हूँ। क्या, अब की बार ज्वाइन ओ सी, आपकी बार ज्वाइन ओ सी। और जैसे ही ओ को सी से ज्वाइन किया, नीचे की तरफ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ओ सी क्यू। इसमें पाइथागोरस लगा दूंगा इन ट्राइंगल ओ सी क्यू। पाइथागोरस लगाऊंगा तो 90, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर।
ओ सी कितना है दोस्तों, 4, 4 का स्क्वायर 16। ओ क्यू, ये रहा ओ क्यू, नहीं पता निकालना है ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू, ये रहा सी क्यू। आपको पता ही रखा है सी क्यू क्या है, सी डी का हाफ है। सी डी कितनी है, 8 है। सी डी अगर 8 है, 8 का हाफ कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, 8 का हाफ मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, लिख रखा था मैंने बच्चों। तो ये हमारे पास आ चुका है यहाँ पे, ये ऑलरेडी दे रखा है बेटा कितना, ये तो आ गया हमारे पास 5। तो 5 ओ सी, तो सॉरी ओ सी तो बच्चों हमारी रेडियस है, अभी मिस्टेक हो जाती बेटा, ओ सी तो रेडियस है, तो ये तो 5 है और सी क्यू 4 है। तो ओ सी मतलब 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, सी क्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। 25 में 16 जाएगा 9 बचेगा, तो 9 इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर मेरे पास अगर 9 आया तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट ओ क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओ क्यू मेरे पास 3 सेंटीमीटर आ चुका है और मुझे ज़िंदगी का मज़ा आ चुका है। देखिएगा आप बच्चों, क्या शानदार मज़ा है, आपको मज़ा आ जाएगा। तो बच्चों पी क्यू फाइंड आउट करना है, तो पी क्यू फाइंड आउट करना अब तो हमारे लिए बच्चों का खेल हो गया, क्योंकि पी क्यू का मतलब पी से लेके क्यू तक। तो मैंने जैसे ही पी क्यू को देखा, पी क्यू का मतलब क्या है, पी ओ प्लस ओ क्यू, और ये सब मैंने निकाल रखा है। मुझे क्या निकालना है, पी क्यू फाइंड आउट करना है। पी क्यू फाइंड आउट करना मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके दो पार्ट है, एक तो पार्ट है ओ पी और एक पार्ट है ओ क्यू, तो दोनों को प्लस कर दूँ और मज़े ले लूँ। ओ पी प्लस ओ क्यू, ओ पी निकाला था मैंने 4, ओ क्यू निकाला था मैंने 3, तो पी क्यू की वैल्यू आ गई बच्चों 4 प्लस 3 दैट इज 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन की कहानी ख़त्म। ये लो बेटा, ये हो गया हमारा प्रोग्राम एकदम शानदार वाला। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन करने हैं, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको बेटा ये क्या है, बुक में तो दे नहीं रखे सरकारी किताब में, लेकिन आपको ये क्वेश्चन करने हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों, अब नई प्रॉब्लम लेके आते हैं बेटा। तो अभी तक अपन ने जो थ्योरम्स पढ़ी थी बेटा, वो सारी की सारी कोड से रिलेटेड थ्योरम्स थी। अब आज से अपन कहानी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, किसके बारे में, अपन बात करें आर्क से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरम्स होती है जो सर्कल के ऊपर एप्लीकेबल होती है मेरे भाइयों। तो जो सबसे पहली थ्योरम है, जो सबसे शानदार मतलब आपके लिए जो सबसे बेसिक जो थ्योरम है आर्क से रिलेटेड, वो थ्योरम में लेके आया हूँ। ये एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछी जाती है बेटा। थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। कहने का मतलब ये है बेटा, जिन बच्चों को स्टेटमेंट पढ़ के समझ में नहीं आया, बड़ी सीधी सी बात है कि कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो डबल होता है बाउंड्री वाले एंगल से, मतलब सेंट्रल एंगल ट्वाइस होता है बाउंड्री वाले एंगल का। कैसे, देखिए आपको फिगर से जल्दी मेरी बात समझ में आएगी। पहले तो आर्क से रिलेटेड बात चल रही है ना बेटा, तो आर्क की कहानी 3 तरह की होती है, वो तीनों मैं केस लेके आऊँगा। हमें पता है आर्क जो है वो 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले तो बेटा माइनर आर्क के बारे में बात चलेगी, प्रूफ वही रहेगा, और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे सेमी सर्कल के बारे में बात चलेगी, और थर्ड नंबर पे बेटा मेजर आर्क के बारे में बात चलेगी। क्योंकि हमें पता है आर्क जो होता है ना वो 3 टाइप्स का होता है, माइनर आर्क, सेमी सर्कल और मेजर आर्क। हालांकि वेरिफिकेशन तीनों केस में सेम ही रहेगा, वेरिफिकेशन अपन एक देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें पता है कि कहानी ये चल रही है कि कोई भी आर्क, तो सबसे पहले तो बेटा मैंने ये सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर है, और मैंने पहला केस जो लिया वो माइनर आर्क वाला केस लिया। मैंने एक माइनर आर्क बनाया बेटा आपके लिए, ये ए बी। मैंने एक आर्क लिया बच्चों ए बी, जो कि क्या है बच्चों, माइनर आर्क है। तो मैं इस केस के बारे में बात कर रहा हूँ, जो इस केस के लिए है वही इस केस के लिए और वही इस केस के लिए, मतलब कहानी हर बार ट्रू है, लेकिन अपन जो वेरीफाई करेंगे वो माइनर आर्क के लिए वेरीफाई कर देंगे। तो हम बोल रहे हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। भैया ये आर्क है ए बी, इस आर्क ए बी ने सेंटर पे एंगल क्या बनाया, ओ को इससे मिला दो, ओ को बी से मिला दो, तो ये जो एंगल बना क्या, ए ओ बी, ये सेंट्रल एंगल है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल डबल होता है किसका, यही आर्क बचे हुए सर्कल के पार्ट पे कहीं पे भी पॉइंट ले लो आप। जैसे आपने पॉइंट यहाँ पे ले लिया मेरे भाइयों, इस जगह ले लिया आपने, एक काम करते हैं यहाँ पे जाके ले लिया, इस पॉइंट का नाम लिख दिया आपने P। तो इस A को बच्चों आपने P से मिलाया, फिर इस P को आपने B से मिलाया, तो ये एंगल इस वाले एंगल का क्या होता है, डबल होता है। अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल 2x होता है। दिस इज द ट्रू फॉर द सेम आर्क। आर्क सेम होना चाहिए। ये देखिए, इस आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया मुझे नहीं पता, इस आर्क ने जो बचे हुए सर्कल का जो पार्ट है, बचा हुआ जो पार्ट, ये माइनर आर्क है,
माइनर आर्क को छोड़ने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बचा हुआ जो सर्कल का पार्ट है इस पे होना चाहिए वो सेकंड पॉइंट। तो बेटा वो पॉइंट है पी। तो ये एंगल ए ओ बी जो है ना, इस एंगल ए पी बी का ट्वाइस होता है, मुझे ये प्रूव करना है। आई कहानी समझ में? सेंट्रल एंगल जो है वो डबल होता है किसका? बाउंड्री वाले एंगल का। तो देखिए कहानी ये मुझे प्रूव करनी है, तो आपको बता देता हूँ कि टू प्रूव की कहानी क्या है। टू प्रूव की कहानी ये है बेटा, एंगल ए ओ बी दैट इज ट्वाइस एंगल ए पी बी। एंगल ए ओ बी एंगल ए पी बी का डबल होना चाहिए, ये मुझे प्रूव करना है और मैं प्रूव करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले मेरे भाइयों, सबसे पहले तो गिवन की कहानी बहुत सीधी है। हमें पता है गिवन में हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एक हमारे पास आर्क है, माइनर आर्क जो है ए बी। तो मैं इस केस को कंसिडर कर रहा हूँ, केस 1 व्हेन ए बी इज माइनर आर्क। केस 2 में मैं क्या करूँगा? व्हेन ए बी इज सेमी सर्कल। और केस 3 में मैं क्या बोलूँगा? व्हेन ए बी इज मेजर आर्क। तो पहले तो इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे बच्चों? देखिएगा बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। मैं इस पी को ओ से मिलाऊंगा भाइयों, इस पी को ओ से मिला के आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूंगा। तो देखिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए। तो मैंने क्या किया? ज्वाइन पी ओ और इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया डी तक। ज्वाइन पी ओ, पी को ओ से ज्वाइन किया, पी को ओ से ज्वाइन कर दिया एंड एक्सटेंड इट एट ए पॉइंट, कुछ भी नाम ले सकते हैं, पॉइंट का मैंने डी नाम ले लिया। मैंने पी को ओ से ज्वाइन किया और इसको डी तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला था कि अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल इसका ट्वाइस आएगा। अब मुझे ये कहानी प्रूव करनी है तो आपको मज़ा आने वाला है। तो पहला काम तो मैंने क्या किया था? पी को ओ से ज्वाइन किया और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया बेटा कहाँ तक? डी तक। ऐसा होता ही आपको दोस्तों देखने को मिला होगा कि दो ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल इधर है, इसका नाम है ए ओ पी, और एक ट्राइंगल इधर है जिसका नाम है बी ओ पी। ये दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल बी पी ओ। मैं इनको कॉन्कुरेंट भी नहीं कर रहा हूँ, बिना कॉन्कुरेंट करे ही कहानी खत्म कर दूंगा। देखना, एक तो ट्राइंगल है मेरे पास ए पी ओ इधर वाला, एक ट्राइंगल है मेरे पास दोस्तों इधर बी पी ओ। लेकिन मुझे ये कहानी पता है कि यहाँ पे इस ट्राइंगल में तीन एंगल है, एक दो, ठीक है मेरे भाइयों। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? इस वाले एंगल का नाम तो दे दिया बच्चों मैंने 1, इस वाले एंगल का नाम दे दिया मैंने मेरे भाइयों 3, इस वाले एंगल का नाम दे दिया मैंने 2, इसका नाम दे दिया 3, इस वाले एंगल का नाम दे दिया बच्चों मैंने 4, और इस एंगल का नाम दे दिया मैंने 5, और इस एंगल का नाम दे दिया मैंने 6। थोड़ा फोकस करिएगा अच्छे से। इस ट्राइंगल के अंदर मैंने इस वाले एंगल का नाम दिया 1, इसका नाम दिया 2, सिमिलरली इधर 3 इधर 4। और बेटा ये जो मेरा एक्सटेंड करने के बाद मैंने आपको बोला था ए ओ बी, इसके दो पार्ट हो गए, इसका नाम 5 लिखा, इसका नाम मैंने 6 लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाने वाला हूँ दोनों ट्राइंगल के अंदर। दोनों ट्राइंगल के अंदर मैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाने वाला हूँ, ए पी ओ में भी और बी पी ओ में भी। तो मैंने यहाँ पे देखा कि इस ट्राइंगल ए पी ओ में ये और ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, और बेटा ये साइड को प्रोड्यूस किया तो ये एक्सटीरियर एंगल बना। तो एंगल 5 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो ये किसके इक्वल होता है? ये इन दोनों के सम के इक्वल होता है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ने मुझे क्या बताया कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना उसके अपोजिट के दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो ये 5 जो है ये 1 + 2 के बराबर है। मैंने लिख दिया भैया यहाँ पे कहानी, ठीक है। उसके बाद सेम पिक्चर में किसके अंदर लगाऊंगा? बीपीओ के अंदर। तो बीपीओ ट्राइंगल में मैं क्या बोलूँगा? एंगल 6। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंड द लॉजिक इज सेम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। वहाँ पे भी मेरा लॉजिक सेम है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो मुझे पता लग गया कि 5 जो है वो 1 + 2 के बराबर है और 6 जो है वो 3 + 4 के बराबर है। मुझे यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जो कहानी है ना मेरी, मुझे ये प्रूव करना है कि भैया ये जो एंगल है ये एंगल इस एंगल का क्या होना चाहिए? ट्वाइस होना चाहिए। भाई मुझे तो ये प्रूव करना है। तो मैंने ये कहानी प्रूव करने के लिए एक प्रोग्राम करना स्टार्ट किया। देखिए आपको मज़ा आएगा। सबसे पहले क्या किया, जब मैं इस ट्राइंगल एपीओ में गया तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता लग गई कि यार इस ट्राइंगल एपीओ में ये जो है ना ओए और ये जो ओपी, ये दोनों सर्कल की रेडियस है।
ओ ए और ओ पी दोनों सर्कल की रेडियस है और दोनों इक्वल है। इसका मतलब इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, और अगर इस ट्राइंगल की दो साइड ओ ए और ओ पी बराबर है तो इसका मतलब उनके अपोजिट के एंगल भी बराबर आएंगे। कहानी ख़त्म। ओ ए बराबर है ओ पी के, तो बेटा इनके अपोजिट के एंगल बराबर आएंगे। ओ ए के अपोजिट में एंगल 1 है और ओ पी के अपोजिट में एंगल 2 है। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और लॉजिक आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हो गई हमारी कहानी, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। सिमिलरली इन ट्राइंगल बीपीओ, सिमिलरली बीपीओ ट्राइंगल में क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमें पता है एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई ओ बी और ओ पी बराबर है। ओ बी इक्वल टू ओ पी, यहाँ पे ये ओ बी इस ओ पी के बराबर है, इसलिए एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर आ जाएगा। और लॉजिक सेम है, इक्वल साइड्स के अपोजिट के एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आ गया। तो ऐसा होते ही अब ये रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे, देखिएगा आप। इस रिजल्ट में मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि 5 जो है वो 1 + 2 के बराबर है। भाई मुझे पता है यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल 5 जो है वो एंगल 1 + एंगल 2 के बराबर है, और मुझे पता है एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है। तो भैया क्यों ना मैं इस एंगल 2 की जगह भी क्या लिख दूँ, एंगल 1, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है। तो एंगल 5 आ गया एंगल 1 + एंगल 1। इसका मतलब एंगल 5 आ चुका है ट्वाइस एंगल 1, एंगल 5 एंगल 1 का ट्वाइस आ चुका है, एंगल 5 एंगल 1 का ट्वाइस आ चुका है। और फिर उसके बाद मुझे ये कहानी पता है कि 6 जो है वो 3 + 4 के बराबर है। अब मुझे एक पिक्चर और पता है क्या, कि जो एंगल 6 है ना वो एंगल 3 + एंगल 4 है, और यहाँ से देखने को मिला था कि 3 और 4 बराबर है। तो भैया 3 और 4 बराबर है, तो क्यों ना मैं 4 की जगह भी 3 लिख दूँ, तो 4 को भी रिप्लेस करके मैंने 3 लिख दिया। तो एंगल 6 आ गया बेटा एंगल 3 + एंगल 3, तो एंगल 6 आ गया ट्वाइस एंगल 3, एंगल 6 आ गया ट्वाइस एंगल 3। एंगल 6 जो है वो एंगल 3 का डबल आ गया, एंगल 5 जो है वो एंगल 2 का डबल आ गया। अब मुझे क्या निकालना था बेटा, मुझे निकालना था ये जो एंगल है ना ए ओ बी, मुझे ये प्रूव करना था। एक बार लिख देता हूँ, एंगल ए ओ बी सेंट्रल एंगल, ये डबल होना चाहिए किसका, बाउंड्री वाले एंगल का, एंगल ए पी बी का। ए ओ बी कब आएगा, ए ओ बी तब आएगा जब मैं 5 और 6 को प्लस करूंगा। तो मुझे 5 और 6 को प्लस करना पड़ेगा। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को प्लस करिए, एंगल 5 + एंगल 6। जैसे दोनों को प्लस करूंगा आर एच एस को भी प्लस करना पड़ेगा, ट्वाइस एंगल 1 + ट्वाइस एंगल 3। तो एंगल 5 + एंगल 6 इक्वल टू 2 कॉमन आ गया बेटा, 2 कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, एंगल 1 + एंगल 3। 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया एंगल 1 + एंगल 3। तो 5 + 6 किसके इक्वल आ गया, 5 + 6 जो है वो ट्वाइस आ गया किसका, एंगल 1 + एंगल 3 का। तो बेटा ये होते ही देखिएगा, इस स्टेप को एक बार वापस ऊपर लिखता हूँ और कहानी ख़त्म हो गई। इस थ्योरम की पूरी कहानी ख़त्म हो गई। मुझे रिजल्ट मिल चुका है कि एंगल 5 + एंगल 6 दैट इज़ ट्वाइस किसका, एंगल 1 + एंगल 3 का। 2 कॉमन लिया था मैंने, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, एंगल 5 + एंगल 6 इजिकल टू ट्वाइस एंगल 1 + एंगल 3। एंगल 1 + एंगल 3 ये पूरा एंगल, और ये पूरा एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए पी बी को। 5 + 6, 5 + 6 मतलब एंगल ए ओ बी। तो ये हमारी थ्योरम ओवर। तो 5 + 6 की जगह तो क्या लिख दूंगा, एंगल ए ओ बी। 2 की जगह 2 आएगा, और 1 + 3 की जगह लिख दूंगा बेटा एंगल ए पी बी। तो मैंने प्रूव कर दिया कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो बाउंड्री वाले एंगल का क्या होता है दोस्तों, ट्वाइस होता है। ये कहानी सबसे इम्पोर्टेंट थी। अब इसी में क्या है बेटा, जो 2 केस और है ना, जब हम माइनर आर्क की जगह क्या लें, सेमी सर्कल लें, और उसकी जगह क्या लें बेटा, एक बार मेजर आर्क लें। तो कहानी तो यही होनी है, बस थोड़ा सा फिगर चेंज हो जाएगा और कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मैं वो दोनों केस आपको बस यहाँ पे दिखा देता हूँ कि फिगर कैसा रहेगा। बाकी जो सॉल्यूशन है वो तो एज इट इज़ आएगा बेटा। ये बनाया हमने सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है। अब सेमी सर्कल अगर बनाना है तो सीधी सी बात है, मुझे डायमीटर बनाना पड़ेगा। तो कहानी ऐसी चलेगी। तो ये लिया हमने ए, ये लिया हमने बी, ये लिया हमने हमारे सर्कल का सेंटर ओ। तो ये ए बी क्या है बेटा, ये ए बी एक सेमी सर्कल है। तो मुझे बताना है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल सेंट्रल एंगल जो है वो बाउंड्री वाले एंगल के
क्या आना चाहिए बेटा, डबल होना चाहिए। कि अगर हमारा आर्क क्या है, अगर हमारा आर्क सेमी सर्कल है तो हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है, ये एंगल बाउंड्री वाले एंगल का क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो आपने ये वाला आर्क लिया है तो रिमेनिंग पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी ले लीजिए। हमने सपोज पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ए को पी से मिला दिया, पी को बी से मिला दिया। ये फिगर कब बनेगा, जब हमारा केस रहेगा क्या, व्हेन ए बी इज सेमी सर्कल। ये केस 2 है। तो प्रूव तो बस वो एक बार ही करना है, बार बार प्रूव नहीं करना। बस ये तो आपको फिगर बना के दिखा रहा हूँ कि पिछले केस में जब हमने माइनर आर्क लिया था तो फिगर ऐसा बना था। क्योंकि माइनर आर्क छोटा है तो ये हमारा माइनर आर्क था, ये सेंटर था, तो ये सेंट्रल एंगल बना था। और बाउंड्री पे ऐसे पॉइंट लिया था तो बेटा इस तरीके से फिगर बना था। तो पहले हमने बताया था कि ये एंगल जो है AOB, ये एंगल डबल होना चाहिए किसका, इस वाले एंगल का। तो फिगर ये, यहाँ पे भी कहानी यही है, यहाँ पे भी एंगल AOB ये क्या है, ये डबल होना चाहिए किसका, एंगल APB का। तो बेटा पहले तो अभी से सीधी सीधी सी बात क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि इस केस में, तो सीधा डायरेक्ट अपन आंसर दे सकते हैं कि भैया ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल तो कितना आ रहा है 180 डिग्री, तो डेफिनेटली वो एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। तो इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ से तैयार हो चुका है, जो अपने आप में एक थ्योरम है, जो मैं इसके जस्ट बाद बताने वाला हूँ। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होता है। आप देख लीजिए, इसी थ्योरम से आया वो आंसर। हमें पता है कि ये सेमी सर्कल है तो ये एंगल 180 डिग्री है। और अभी इस थ्योरम ने हमें सिखाया कि सेंटर वाला एंगल डबल होता है किसका, बाउंड्री वाले एंगल का। तो ये 180 है तो ये डेफिनेटली कितना आएगा 90 डिग्री। ये जस्ट आगे वाली थ्योरम है, तो इसको प्रूव भी करूँगा मैं भी। और कैसे, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो देखिएगा इस केस में तो ऐसा फिगर बनेगा। कहानी हमारी वही रहेगी, प्रूव करना है तो वही हम पी को ओ से मिला देंगे, आगे बढ़ा देंगे। और वही एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जैसे भी यहाँ पे केस 1 में किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे। अब इसके बाद देखिए, अगर हमारे पास ये सेमी सर्कल की जगह अगर ये क्या दे रखा हो, मेजर आर्क दे रखा हो। अगर ये सेमी सर्कल की जगह क्या दे रखा हो दोस्तों, ये मेजर आर्क दे रखा हो, तो फिर कहानी क्या होती है देखिएगा। कॉन्सेप्ट सीधा ही है। ये देखिए, ये सर्कल का सेंटर है वो। अब अगर आपको मेजर आर्क लेना है ना, तो मेजर आर्क कैसे लेंगे भाई, हमें पता है कि अगर हम इस तरह से कहानी करते हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्या होता है बेटा, सेमी सर्कल। इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे ऊपर ले लेते हैं तो अपने आप अपनी कहानी क्या सेट हो जाएगी कि भैया हमारा ये जो आर्क है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कौन सा आर्क हो चुका है, ये मेजर आर्क हो चुका है भैया। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट, दैट वन। ये आपकी बार मैंने इसके बारे में बात करी। तो केस थर्ड जब ए बी क्या है, मेजर आर्क है, केस थर्ड में ये कहानी चल रही, ए बी इज मेजर आर्क। थ्योरम तो वही रहेगी कि जो सेंट्रल एंगल है वो ट्वाइस आएगा। तो बेटा ये सेंटर पे एंगल कैसे बनाएगा भाई, अब ये तो उधर चला गया ना, और सेंटर तो कहाँ रह गया, नीचे, तो नीचे से मिलाना पड़ेगा। तो सेंटर तो यूँ रह गया, तो इसको तो यूँ मिलाएंगे और इसको ए से मिलाएंगे। ऐसे करके, और ये आपके सर्कल का सेंटर है ओ। तो ये आपका एंगल कैसा बना मेरे भाइयों, इस तरह से बना आपका एंगल, ठीक है। तो ये जो एंगल बना, ये एंगल आपके पास क्या है, ये ट्वाइस होना चाहिए किससे, इस बचे हुए एंगल से, जो भी यहाँ पे आपका हम बनाएंगे। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये सेंट्रल एंगल डबल होना चाहिए। पॉइंट कहाँ पे आएगा भाई, ये मेजर आर्क है तो बचा हुआ आर्क इतना सा है, तो इस आर्क पे ये पॉइंट ले ले पी। ऐसा फिगर बनेगा इस केस में। इस केस का जो फिगर बनता है जब ए बी को हम क्या लेते हैं, मेजर आर्क, तो मेजर आर्क वाले केस में हमारा फिगर ऐसा बनेगा। और कहानी वही है, ये एंगल ए ओ बी ये डबल होगा किसका, बाउंड्री वाले एंगल ए पी बी का। ये हो गई हमारी कहानी बेटा। और प्रूव करना है तो वही पी को ओ से ज्वाइन कर देंगे, वही आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा के, जैसे पहले किया था सेम काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थ्योरम हमको याद रखनी है। अब नेक्स्ट थ्योरम जो अभी मैंने यहाँ आपको बताई थी इमीडिएटली, वही एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब मैं वो आपके लिए लेके आने वाला हूँ, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, थ्योरम मैंने आपके लिए लिख दी है, द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अभी जस्ट जो बात करी वही कहानी, 1 मिनट का सॉल्यूशन है। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो ये सर्कल बनाया, ये मैंने सेंटर बनाया। सेमी सर्कल बनाएंगे तो मुझे डायमीटर बनाना पड़ेगा बेटा। ये ए बी मैंने सर्कल का डायमीटर बना दिया, ये ओ सेंटर है। आप जानते हैं बेटा कि ये जो एंगल बन रहा है ना, कौन सा, ये वाला, ये एंगल ए ओ बी 180 डिग्री आएगा,
क्योंकि स्ट्रेट एंगल जो होता है उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। हमें बताना है कि सेमी सर्कल में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बाउंड्री पे एक पॉइंट ले लिया P, और मैंने ए को मिला दिया P से और P को मिला दिया B से। मुझे प्रूव करना है एंगल ए पी भी 90 डिग्री होना चाहिए। टू प्रूव, ये प्रूव करना भैया, एंगल ए पी भी इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि ये एंगल 180 डिग्री होता है क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। और अभी रिसेंटली मैंने थ्योरम पढ़ी थी बेटा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर, कि आपको पूरा डायलॉग लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर, कि ये जो आर्क है, इस आर्क का नाम क्या है, सेमी सर्कल, सेंटर पे जो एंगल बनाएगा ये डबल होता है किसका, बाउंड्री वाले एंगल का। तो मुझे एक चीज़ पता होती है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस है किसका, बाउंड्री वाले एंगल का। बाउंड्री पे पॉइंट क्या ले रखा है आपने P, तो ये एंगल ट्वाइस है एंगल ए पी बी का। ये एंगल कितना पता है, 180 डिग्री इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए पी बी। ए पी बी निकालना है, 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 अपॉन 2 एंड द आंसर इज 90 डिग्री। थ्योरम इज ओवर। तो पता लग गया कि जो सेमी सर्कल में एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब ऐसे एक बहुत ही अच्छी थ्योरम लेके आने वाला हूँ जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी की बुक के बेस्ड हैं, ठीक है बेटा। वो थ्योरम भी बहुत सीधी है। तो देखिए बेटा, थ्योरम तो आपके लिए स्क्रीन पे आ चुकी है। अब मैं आपको पूरा एकदम बिल्कुल इनिशियल लेवल से बताऊंगा कि क्या हो रहा है। थ्योरम है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में, अब सेम सेगमेंट का मतलब क्या होता है, सर्कल के अंदर, वो कहानी अभी बताने वाला हूँ। सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो थ्योरम क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो देखिए सबसे पहले तो ये सर्कल बनाया, ये आपके सर्कल का सेंटर है बेटा O, और ये हमने एक आर्क लिया है जो कि माइनर आर्क है PQ। PQ इज ए माइनर आर्क एंड O इज द, गिवन में यही है, PQ इज ए माइनर आर्क एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और सेम सेगमेंट का मतलब इस आर्क को छोड़ दीजिए, बचा हुआ जो पोर्शन है इस पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट तो मैंने यहाँ पे लिया बेटा P, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया बच्चों Q। तो मुझे पता है क्या बताना होता है, मुझे बताना है कि ये एंगल जो है ना, नहीं इनका नाम P और Q तो यहाँ पे ले लिया बेटा अपन ने, इनका नाम कुछ और ले लेते हैं, R और S कर देते हैं। एक पॉइंट तो मैंने यहाँ पे ले लिया R और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया S। मुझे बताना है कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, P R Q। मुझे बताना है कि ये जो मेरा एंगल है ना, एंगल कौन सा, P R Q, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये एंगल P S Q के बराबर होना चाहिए। P R Q मतलब ये जो मैंने आर्क लिया था, इस आर्क ने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, इसको इससे ज्वाइन करने पे ये एंगल, और इसको इससे ज्वाइन करने पे ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। ये सेम सेगमेंट का मतलब होता है। तो यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, P R Q। देट एंगल, टू प्रूव क्या करना है, ये एंगल कौन सा, एंगल P R Q, एंगल P R Q ये इक्वल होना चाहिए किसके बच्चों, एंगल P S Q के इक्वल होना चाहिए। एंगल P R Q एंगल P S Q के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये जो आर्क है ना, कौन सा, ये वाला आर्क, ये आर्क यहाँ पे एंगल बनाए चाहे यहाँ पे एंगल बनाए, दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। ये मतलब होता है सेम सेगमेंट का। तो सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल P R Q इक्वल टू एंगल P S Q, ये दोनों एंगल बराबर मुझे प्रूव करने हैं। और भाइयों ये मेरे सर्कल का सेंटर है, तो थोड़ा इसको और अप्रोप्रिएट बना देते हैं। हम एक काम कर देते हैं, ये सेंटर मैंने यहाँ पे बना दिया, ये O। आपको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट पता होता था कि जब भी कोई भी आर्क हमने ले रखा है तो उसको सेंटर से मिला दो ताकि सेंट्रल एंगल का पता लग जाए। ये सेंटर है, सेंटर को अगर मैं इससे मिलाऊंगा तो ये सेंट्रल एंगल बन गया मेरे पास। जो सेंट्रल एंगल है उसका नाम क्या बच्चों, POQ। तो ये सेंट्रल एंगल है और 2 मैंने आपको सेगमेंट में एंगल दे रखे हैं। तो प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है क्या, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। देखना चुटकी में प्रूव करने वाला हूँ भाई। अभी रिसेंटली मैंने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जो सेंट्रल एंगल होता है, ये सेंट्रल एंगल POQ, ये बाउंड्री वाले एंगल्स का ट्वाइस होता है। तो भैया इस आर्क को छोड़ के आप यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए। इसे क्या मतलब, इसे तो एक कहानी पता होती है क्या, कि ये जो सेंट्रल एंगल है ये डबल होगा किसका, आप चाहे इसको इससे मिलाएं चाहे आप इसको इससे मिलाएं। तो सबसे पहले तो ये पता लग गया कि एंगल POQ, ये सेंट्रल एंगल इस वाले एंगल का क्या हो गया बेटा, डबल हो गया। तो एंगल POQ इक्वल टू ट्वाइस एंगल PRQ। पहले तो ये पता लग गया।
कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल पी ओ क्यू मतलब मेरा सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है? बाउंड्री वाले एंगल का डबल। अब बाउंड्री पे 2 पॉइंट है तो उसका हम क्या करें, इसका भी डबल आएगा और उसका भी डबल आएगा। तो एंगल पी ओ क्यू डबल आ गया किसका? एंगल पी आर क्यू का। तो पहले तो मैंने ये लिखा। सिमिलरली एंगल पी ओ क्यू, ये एंगल इसका भी डबल आएगा और ये एंगल क्या है? पी एस क्यू। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको, एक नंबर सॉल्यूशन है, बुक्स में भी इस तरह से नहीं है। भैया हमें पता है ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल एंगल है और बाउंड्री पे 2 पॉइंट है। तो बेटा सेंट्रल एंगल जो है वो बाउंड्री वाले एंगल्स का क्या होता है? ट्वाइस होता है। आर्क सेम रहना चाहिए, आर्क सेम है, हम पी क्यू आर्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो भैया ये एंगल इसका भी डबल है, ये एंगल इसका भी डबल है। आर एच एस दोनों इक्वेशन के इक्वल हो चुके हैं। तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन जो है ना, यहाँ पे मैंने देखा दोनों इक्वेशन का एल एच एस पार्ट जो है बेटा वो इक्वल है। ये भी एंगल पी ओ क्यू, वो भी एंगल पी ओ क्यू, इसका एल एच एस। तो हम क्या करेंगे, दोनों का आर एच एस बराबर हो जाएगा। तो ट्वाइस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू ट्वाइस एंगल पी एस क्यू। जो एंगल पी आर क्यू है उसका ट्वाइस एंगल पी एस क्यू के ट्वाइस के बराबर आ गया, क्योंकि दोनों का एल एच एस पार्ट बराबर है। तो दोनों का आर एच एस पार्ट भी क्या हो गया? इक्वल। ये 2 से 2 की बेटा ज़िंदगी ख़राब। एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी एस क्यू, और यही मुझे प्रूव करना था कि पी आर क्यू क्या होना चाहिए? पी एस क्यू के बराबर होना चाहिए। तो बहुत सिंपलेस्ट सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। बस दिमाग में एक थ्योरम सेट करके रखनी है, आर्क वाली थ्योरम, जो सबसे पहले बताइए कि सेंट्रल एंगल जो है वो बाउंड्री वाले एंगल्स का ट्वाइस होता है। मतलब कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो डबल होता है। किससे? वही आर्क बाउंड्री पे कहीं पे भी जाके एंगल बनाए, और कितने ही एंगल बनाए, कहीं पे भी जाके बनाए और कितने ही बनाए, चाहे ये पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पे भी हो, बस इसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा इस वाले बचे हुए मेजर आर्क पे कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए, सेंट्रल एंगल हमेशा क्या आएगा? डबल ही आएगा। और अगर आपने 2 पॉइंट ले रखे हैं तो बेटा यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो दोनों एंगल इक्वल आएंगे। दैट इज कॉल्ड एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब आपके लिए एक नई थ्योरम लेके आता हूँ बच्चों। तो बेटा देखो स्क्रीन पे थ्योरम आपके लिए एकदम तैयार हो चुकी है। यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये पढ़ने में थोड़ा ऐसा लगता है बेटा कि बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। इफ़ अ लाइन सेगमेंट, तो मैंने ये एक लाइन सेगमेंट बनाया बेटा, मैंने ये एक लाइन सेगमेंट बना दिया पी क्यू। पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है। जैसे मैंने पी को क्यू से ज्वाइन किया, 2 पॉइंट लिए, पहले तो एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है। पी क्यू इज़ अ लाइन सेगमेंट। इफ़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट। ये लाइन सेगमेंट जो है ना बेटा, 2 पॉइंट आपने लिए और किधर लिए? ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट। या तो दोनों पॉइंट इधर लो या फिर दोनों पॉइंट इधर लो। तो मैंने एक पॉइंट तो बेटा यहाँ पे ले लिया आर, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया एस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट इस पॉइंट पे आर पे जो एंगल बना रहा है वो एंगल बन रहा है क्या? एंगल पी आर क्यू। ये एंगल किसके बराबर है? ये एंगल इस वाले एंगल पी एस क्यू के बराबर है। ये मैंने कहा है दोस्तों। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि ये जो एंगल है पी आर क्यू, ये एंगल इस एंगल पी एस क्यू के बराबर है। तो ये जिसने इतना लंबा चौड़ा डायलॉग दिया ना, इस डायलॉग का मतलब ये है कि इफ़ अ लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट कौन सा है? पी क्यू, ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स। ये लाइन सेगमेंट दूसरे 2 पॉइंट दे रखे हैं, वहाँ पे इक्वल एंगल बना रहा है, लेकिन दोनों पॉइंट सेम साइड पे होने चाहिए, या तो दोनों पॉइंट उधर या फिर दोनों पॉइंट इधर। ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स आर कॉन साइक्लिक। तो आपको बताना है कि ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक होने चाहिए। कौन साइक्लिक का मतलब ये होता है कि चारों पॉइंट सर्कल पे आने चाहिए। मतलब ये कहानी ऐसे होनी चाहिए, पी क्यू आर और एस, ये ऐसी पिक्चर होनी चाहिए। कौन साइक्लिक पॉइंट्स का मतलब ये होता है 4 पॉइंट्स आर सेट टू बी कौन साइक्लिक इफ़ दे लाई ऑन अ सर्कल। तो बेटा हमें तो पिक्चर ये प्रूव करनी है कि ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों पॉइंट किस पे आने चाहिए? सर्कल पे आने चाहिए। अब लफड़ा पड़ गया, अब मज़ा आएगा आपको। मैंने आपको बच्चों एक थ्योरम बताई थी कुछ दिन पहले
अगर आपको याद आ रहा हो, किसी का भेजा अगर ठीक ठाक काम कर रहा हो, कि अगर 3 पॉइंट कैसे हो नॉन कोलिनियर, तो देखिए बेटा 3 पॉइंट ये पी क्यू आर, मैंने ये तीनों पॉइंट ले लिए। हालांकि यहाँ पे चारों पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर है, लेकिन अगर 3 पॉइंट कैसे हो नॉन कोलिनियर, तो उनसे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर आपको याद आ रहा हो तो, गिवन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ अ सर्कल। तो मैंने यहाँ पे बोला प्रूफ में कि भैया यहाँ पे कहानी ये है, पहले तो जो गिवन कंडीशन आपको दे रखी है ना वो लिख देता हूँ ताकि आप भूले ना, कि भैया गिवन में ये दे रखा है कि ये दोनों एंगल बराबर है। एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू जो है वो इक्वल दे रखा है किसके, एंगल पी एस क्यू के। एंगल पी आर क्यू एंगल पी एस क्यू के इक्वल दे रखा है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है। और बेटा मुझे बोला जाए, जो मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव की कहानी क्या है, पी क्यू आर एस आर कौन साइक्लिक, ये प्रूव करना है। पी क्यू आर एस आर कौन साइक्लिक, मतलब चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे होने चाहिए, मतलब इन चारों पॉइंट से एक सर्कल निकलना चाहिए। तो प्रूफ की कहानी ये है, जब मैं प्रूफ देना स्टार्ट करूँगा तो मैं बोलूँगा भैया कि सबसे पहले क्या होता है कि मुझे ये पता होता है कि अगर 3 पॉइंट कैसे हैं नॉन कोलिनियर, तो मैं बोलूँगा थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पी क्यू आर वी ड्रॉ अ सर्कल। ये 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं, इनसे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, वी ड्रॉ अ सर्कल। सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे कहानी स्टार्ट करी, भाई मुझे पता है कि यहाँ पे 4 पॉइंट है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि 3 पॉइंट अगर मेरे पास नॉन कोलिनियर है तो मैं उनसे एक सर्कल बना सकता हूँ। तो मैंने ये कहानी करी कि थ्रू 3 पॉइंट्स पी क्यू आर वी ड्रॉ अ सर्कल। तो बेटा अगर मैंने इन तीनों पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो मेरे पास पता है 2 सिचुएशन बनेगी, बहुत मज़ेदार। आप थोड़ा अच्छे से समझना मेरी बात को, पूरा फोकस यहीं पे रखना। अगर इन तीनों पॉइंट से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो हो सकता है कि भैया कहानी एक बार तो ऐसी बने कि इन तीनों पॉइंट से सर्कल निकल गया और वो वाला पॉइंट बाहर रह गया। भाई पहला केस क्या है देखिएगा, फोकस करना, इसको इरेज कर रहा हूँ, कि जैसे ही मैं ये काम करूँगा ना, जैसे ही मैं ये काम करूँगा 3 पॉइंट से, देखना आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आर है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है। तो पहली कहानी तो हमारी ये आ सकती है कि इन तीनों पॉइंट से तो सर्कल जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये एस पॉइंट हो सकता है बाहर हो, ठीक है। तो वो केस तो मैंने ये वाला बना दिया। एक केस ऐसा हो सकता है बेटा हमारे पास कि ये जो एस पॉइंट है ये अंदर रह जाए और सर्कल बाहर बन जाए, क्योंकि कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है कि जो एस पॉइंट मैंने यहाँ इतना दूर लिया, मान लो अगर एस पॉइंट को यहाँ पे ले लेता, जैसे ये तो रहा बच्चों पी, ये रहा क्यू, ये लाइन सेगमेंट बन गया पी क्यू। किसी ने पॉइंट यहाँ पे लिया आर, और किसी भाई ने पॉइंट मान लो यहीं पे ले लिया एस, और अब अगर वो सर्कल बना रहा है तो उसका सर्कल ए से बनता हुआ जा रहा है, इसका मतलब उस आदमी का एस पॉइंट कहाँ रह गया, अंदर की तरफ। तो 2 सिचुएशन बनेगी, एक बार तो ये एस पॉइंट बाहर रह सकता है और एक बार ये एस पॉइंट कहाँ रह सकता है, अंदर रह सकता है, क्योंकि ज़बरदस्ती थोड़ी है। उसने तो ये बोला कि भैया एक लाइन सेगमेंट लो और फिर 2 पॉइंट लो सेम साइड पे, ठीक है। उसने ये थोड़ी कहा है कि दोनों बराबर डिस्टेंस पे लो, उसने बोला सेम साइड पे 2 पॉइंट लो। तो हमने पहले एक पॉइंट यहाँ लिया था और एक पॉइंट वहाँ ले लिया था। तो जब सर्कल बनाया तो एस पॉइंट क्या है, आउटसाइड। इस केस में एस लाइज आउटसाइड, और इस केस में एस लाइज इनसाइड। इस केस में फोर्थ पॉइंट एस लाइज इनसाइड द सर्कल। तो भैया इस केस में आउटसाइड है और इस केस में इनसाइड है, तो ये दोनों सिचुएशन बन सकती है। तो मुझे दोनों सिचुएशन को सोल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो जब आपका एस लाइज कर रहा है बेटा आउटसाइड, तो ऐसी कंडीशन में मैंने क्या देखा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। वैन एस लाइज आउटसाइड, जब ये एस आउटसाइड लाई कर रहा है तो आपने जैसे ही पी को एस से मिलाया तो बेटा ये जो सर्कल बना, इस सर्कल ने पी एस को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। इसका नाम लिख दीजिए आप यहाँ पे कुछ भी, इसका नाम लिख दीजिए बेटा टी। क्लियरली पी एस इंटरसेक्ट सर्कल एट टी। इस
पीएस ने इस सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया मेरे दोस्तों, टी पे इंटरसेक्ट किया। तो मुझे पता लग गया कि इस पीएस ने इस सर्कल को टी पे इंटरसेक्ट किया। तो ऐसा होने के बाद एक शानदार काम मैं कर सकता हूँ। क्या? मैंने ये काम कर दिया, ज्वाइन क्यूटी। मैंने ये काम कर दिया, ज्वाइन क्यूटी। मैंने Q को T से ज्वाइन कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी जो मैंने आपको रिसेंट थ्योरम बताई ना, मैं उसको यूज़ में लेने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने Q को T से ज्वाइन किया, मुझे पता लग गया कि भैया ये एक सर्कल है, और ये जो यहाँ पे कहानी चल रही है मेरे भाइयों, ये जो पिक्चर चल रही है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। तो इस आर्क ने एक तो एंगल ये बना रखा है, कौन सा एंगल, PTQ, और एक एंगल बना रखा है एंगल PRQ। और अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था दोस्तों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल PRQ इक्वल टू एंगल PTQ। एंगल PRQ इक्वल टू एंगल PTQ। ये जो PRQ है ये एंगल PTQ के बराबर आ गया। लॉजिक ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एक बार लिख रहा हूँ, दोबारा नहीं लिखूंगा दोस्तों। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए एंगल PRQ एंगल PTQ के बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे कहानी कुछ और दे रखी थी यार। अब आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे यूँ दे रखा था कि ये एंगल जो है ना उस एंगल के बराबर है। मुझे गिवन में ये कंडीशन दे रखी थी क्या, कि एंगल PRQ, मुझे गिवन में दे रखा था एंगल PRQ एंगल PSQ के बराबर है। ये मुझे दे रखा था PRQ PSQ के बराबर है। मुझे ये दे रखा था PRQ जो है वो PSQ के बराबर है। और यहाँ से मैंने देखा, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। आपने देखा PRQ PSQ के बराबर है, यहाँ पे PRQ PTQ के बराबर है। तो 1 और 2 से दोनों का RHS पार्ट बराबर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल PSQ इक्वल टू एंगल PTQ बाय यूजिंग 1 एंड 2। PSQ PTQ के बराबर हो गया। ये हमें पता लगा, दिस इज़ माय इक्वेशन नंबर 3। और ये होते हैं बेटा अनर्थ हो गया। ये होते हैं दुनिया का सबसे बड़ा अनर्थ हो गया, लफड़ा पड़ गया। पता है क्यों? क्योंकि आपने इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, ये सर क्या कह रहे हैं, कैसे अनर्थ हो गया। देखिएगा, एक ट्राइंगल बन रहा है आपके पास यहाँ पे QTS। एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे आपके पास QTS। अगर आप फोकस करेंगे तो आपने देखा कि ये एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्राइंगल का। ये देखिए, ये ट्राइंगल बन रहा और ये वाली साइड आपने प्रोड्यूस कर रखी। तो ये जो एंगल है ना, ये वाला कौन सा एंगल, PTQ, ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के बराबर आ गया आपका। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल कभी भी इंटीरियर एंगल के बराबर नहीं हो सकता। तो ये होते ही लफड़ा पड़ गया। तो आपने इन ट्राइंगल QTS आप क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल PTQ इज इक्वल टू, in triangle QTS exterior angle PTQ is equal to its opposite interior angle, its opposite interior angle QST, its opposite interior angle QST। this is not possible। एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल के बराबर हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ये हो चुका है, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं जानता हूँ एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल जो है उन दोनों के सम के बराबर होता है। मतलब ये एक्सटीरियर एंगल हमेशा इस इंटीरियर एंगल से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। और यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल इस इंटीरियर एंगल के क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने लिखा बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एन एक्सटीरियर एंगल कैन नेवर बी, बिकॉज an exterior angle can never be equal to its opposite interior angle, can never be equal to its opposite interior
एंगल, हैंस दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इसलिए ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है, हैंस दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो फिर क्या हो सकता है, फिर तो एक ही केस हो सकता है कि ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है। भाई हमारे पास तो ये आ चुका है और ये तो अब एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, कब, इफ़ एस एंड टी विल कोइंसाइड, बट दिस इज पॉसिबल ओनली, बट दिस इज़ पॉसिबल ओनली, तो इसमें आपको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करना पड़ा, बट दिस इज़ पॉसिबल ओनली, क्योंकि भैया सिचुएशन तो ये आ चुकी है क्या कि ये एंगल जो है ना इस एंगल के बराबर हो चुका है। तो भैया अगर एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के बराबर हो चुका है ना तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ये तो एक इम्पॉसिबल सी बात है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना ये यहाँ नहीं है, ये कहाँ है, यहाँ पे है, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। बट दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन एस एंड टी विल कोइंसाइड, कहानी ख़त्म। अगर ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे तो ही ऐसा हो सकता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है एस ये वहाँ नहीं है, ये कहाँ है, यहाँ पे। और ऐसा होते ही हम बोलेंगे भैया कि चारों पॉइंट क्या हो गए, सर्कल पे आ गए। तो इस तरीके से बेटा इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। तो आपको ये अच्छे से तैयार करनी है, आपको समझना है कि इसमें हुआ क्या, मैंने किस तरीके से किया। तो पहले तो पूरी बात आपको समझनी है बेटा कि कैसे मैंने ये एक लाइन सेगमेंट बनाया था, एक पॉइंट यहाँ लिया था, एक पॉइंट यहाँ लिया था। अब सेकेंड केस जो है, जो मैंने केस 2 आपको बताया था कि जब ये एस पॉइंट बाहर नहीं आके अंदर आएगा तो वहाँ पे भी बेटा सॉल्यूशन तो एज इट इज़ है, बस उसका फिगर आपके लिए एक बार और मैं बना के शो कर देता हूँ कि उस केस में क्या होगा। सॉल्यूशन एज इट इज़ है, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था ना कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो ट्वाइस होता है बाउंड्री वाले एंगल का, वहाँ पे बताया था। तो मैंने 3 केस लिए थे, माइनर आर्क, सेमी सर्कल, मेजर आर्क। यहाँ पे भी पिक्चर ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन सेगमेंट लिया आपने, ये P है, ये Q है। जैसे ही P को Q से मिलाया लाइन सेगमेंट बन गया। R पॉइंट आपका यहाँ पे है और S पॉइंट अब की बार आपने अंदर ले लिया, यहाँ पे ले लिया। तो आपने क्या किया, इन तीनों पॉइंट से जाने वाला सर्कल तो बना दिया। अब की बार S अंदर रह गया। तो भैया अगर S अंदर रह गया तो कहानी क्या है, कहानी आपकी ये है कि आप बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। आपने बोला एंगल पी आर क्यू वो इस एंगल पी एस क्यू के बराबर है, ये आपने बोला। अब ऐसे कंडीशन में आपको इस पी एस को क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका एस पॉइंट अगर इनसाइड रह गया ना बेटा, सर्कल तो बन गया, एस तो अंदर ही रह गया। पिछली बार एस बाहर था तो सर्कल ने इंटरसेक्ट किया था, अब की बार पी एस को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रोड्यूस करने पे यहाँ पे जाके कट करेगा तो हम बोलेंगे इस टी पॉइंट पे जाके कट किया, और अब की बार पिक्चर अपनी वापस वही हो जाएगी। हम बोलेंगे भैया कि क्यू को टी से ज्वाइन कर दो, क्यू को टी से ज्वाइन कर दो, और ज्वाइन करते हम हमारी थ्योरम लगा देंगे। हम क्या बोलेंगे कि ये एंगल, अब देखना इसको और शॉर्ट में बताता हूँ, ये एंगल एक्स है, ये एंगल आपका वाई है, और ये एंगल आपका क्या बन गया, जेड बन गया। अब हमें ये पता है कि जैसे ही सर्कल के बारे में बात करते हैं तो थ्योरम होती है एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो हमें ये तो पता लगे कि एक्स किसके बराबर है, एंगल जेड के। कैसे, जो थ्योरम बोली एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, और गिवन कंडीशन क्या है कि एक्स और वाई बराबर है। गिवन कंडीशन है एक्स और वाई बराबर है, एक्स जेड के बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। अल्टीमेटली वाई किसके बराबर आ गया, जेड के। और वापस वही हमारी पिक्चर फ्लोप हो गई। वाई अगर जेड के बराबर आ गया तो ये देखिए क्यू एस टी ट्राइंगल में वही सेम कहानी, क्या एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल के बराबर हो रहा है। जैसे ही इस वाले ट्राइंगल को वापस ले लेंगे क्यू एस टी को, तो ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल के बराबर आ रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एन एक्सटीरियर एंगल कैन नेवर बी इक्वल टू इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल, ऐसा नहीं हो सकता। तो हो गई हमारी कहानी ओवर। और बेटा मैंने इस वाले केस का भी फिगर आपको बना के दिखा दिया कि जब एस पॉइंट अंदर रह जाएगा तो क्या होगा, और जब एस पॉइंट बाहर होगा तो क्या होगा। तो दोनों केस लेने पड़ते हैं बेटा इस वाली थ्योरम में, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की कहानी। बाकी मेरे दोस्तों कल मैं आपके लिए बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, मज़ेदार वाला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो थ्योरम्स है वो बड़ी प्यारी प्यारी है। तो कल तो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम्स करेंगे, और फिर उसके बाद हम है ना इसके इस वाले कॉन्सेप्ट के, आर्क वाली थ्योरम्स के और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली थ्योरम के, दोनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो लंबा चलेगा वो प्रोग्राम, क्वेश्चंस वाला प्रोग्राम भी अपना
3-4 दिन तक चलेगा। अभी कल तो अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाकी फिर अपन कल मिलते हैं। और आपको जो जो भी मैंने थ्योरम्स बताई बेटा आज, आप इन सब की प्रैक्टिस करना, ताकि कल जब हम मिलें तो आपका कॉन्फिडेंस उस हिसाब से रहे। ओके, मिलते हैं बेटा, बाय बाय।